नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 6 का पाठ 7 करने वाले हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वसंत भाग 1 और हमारे पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द और अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला शब्द है पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़। फौलादी, लोहे के बने या मजबूत। गैर, गैर कहते हैं पराये को। कतरा, बूंद। दरिया, नदी। जर्रा, कण। सेहरा, रेगिस्तान। इंसान, मनुष्य। तो ये तो रहे इसके कठिन शब्दों के अर्थ। इसमें ज्यादा कठिन शब्द नहीं थे, बहुत ही कम कठिन शब्द थे, बहुत ही सरल भाषा में, क्योंकि ये कविता लिखी गई है। अब आइए इसके प्रश्न अभ्यास को कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर, ये आप कविता पूरी पढ़ चुके हो। यहाँ पर मैंने उसका उत्तर दिया हुआ है। आप स्वयं भी इसका उत्तर एक बार अपनी तरफ से कोशिश करके देखिए। और मेरे हिसाब से उत्तर जो है वो मैं अब बता रही हूँ आपको। उत्तर है इसका, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। इन पंक्तियों को हम मजदूर वर्ग के जीवन में घटते हुए देखते हैं। गीत की इन पंक्तियों से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हम फौलादी हैं और यदि ठान लें तो कोई भी असंभव कार्य मिलकर संभव बना सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, इन पंक्तियों के माध्यम से साहिर ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। जब मेहनत करने वाले मिलकर आगे बढ़ते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी झुक जाता है, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है तथा मजबूत हाथों द्वारा कठिन से कठिन कार्य को सरलता से किया जा सकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि आपको अंग्रेजी में यदि समझाया जाए उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपके अंदर आपकी सोचने समझने की शक्ति, जो कुछ आप ठान लें वो बहुत ही दृढ़ हो। दृढ़ता पूर्वक यदि आप कुछ भी मन में ठान लें तो आप जो है किसी भी कार्य को सरलता से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देख लीजिए। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये आगे गीत से आगे वाले भाग में दिया हुआ है। तो इसमें है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? इसका उत्तर है, घर के कार्यों में सबका हाथ बंटाकर। अब इसी का दूसरा भाग देख लीजिए। चौथे क्वेश्चन का, चौथे प्रश्न का ख भाग है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? तो इसका जवाब आप स्वयं दे सकते हो। पापा के काम क्या होते हैं? अपने परिवार का पालन पोषण करना। और माता का काम क्या होता है? सबके लिए घर के कार्य को संभालना। ठीक है। आगे है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? अवश्य हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और यदि नहीं बटाते हैं तो उनका कर्तव्य है कि वो एक दूसरे का घर के कार्यों में हाथ बटाएं। इसके आगे का भाग देखिए, कहावतों की दुनिया। पहला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और दूसरा है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अब इसमें क भाग में प्रश्न पूछा गया है कि ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता है? तो यदि आपने कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ा है या समझा है, मैंने पहले इस जो ये कविता है, ये गीत है, इसका वीडियो मैं पहले
आप बना चुकी हूँ, आप उसको अवश्य देखिए ताकि आपको कविता जो है बहुत सरलता से समझ आ जाए और आप लोग प्रश्नों का हल स्वयं ही कर दें। तो आगे इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका उत्तर होगा एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। दूसरा भाग था एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसका इस कविता में कहाँ पर किन शब्दों में इस्तेमाल हुआ है? एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। ठीक है, इस तरह से और भी काफी सारी बहुत सारी पंक्तियों में इस बात का वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है एक ही का वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न नंबर ख देखिए इसी का। इन कहावतों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ हुआ मिलजुल कर काम करने से सफलता मिलती है। और इसका वाक्य बनता है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए किसी एक नेता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका दूसरा भाग एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? संगठन में शक्ति होती है। और वाक्य यदि हम मिलकर इस महामारी से बचने के उपाय करेंगे तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इससे आगे वाले भाग में प्रश्न नंबर 2 पृष्ठ संख्या 45 पर दिया हुआ है। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। सबसे पहला है हाथ को हाथ ना सूझना। तो इसका पहला देखिए, हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अर्थ है अंधेरा होना। तो अंधेरा होना, जब अंधेरा होता है तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जब भी अंधेरा होता है तो हाथ को हाथ नहीं सूझता है, मतलब कि हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो वाक्य बन रहा है इस तूफान की वजह से रात में बाहर निकलना कठिन हो गया है, बिजली ना होने से हाथ को हाथ नहीं सूझता। ख भाग है हाथ पैर फूलना। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। और इसका वाक्य बन रहा है जब खूंखार आतंकवादी के शहर में होने की खबर मिली तो शहर वासियों के हाथ पैर फूल गए। ग भाग हाथ साफ करना चोरी करना। वाक्य आजकल सफर करते समय सतर्क रहना जरूरी है, वरना कोई भी आपके सामान पर हाथ साफ कर सकता है। घ भाग हाथों हाथ लेना स्वागत करना। वाक्य बेटे के विदेश से लौटने पर माता पिता ने उसे हाथों हाथ लिया। पांचवा भाग देखिए इसका, हाथ लगना यानी कि अचानक मिल जाना। जब कोई चीज आपको अचानक मिल जाती है तो आप कहते हो ये मेरे हाथ लग गई। वाक्य आज घर की सफाई के दौरान मुझे मेरा खोया हुआ हार हाथ लग गया। तो ये रहा इसका प्रश्न अभ्यास। ये पाठ इसके साथ समाप्त होता है। इसके अलावा इस पाठ में अन्य और कोई प्रश्न मुझे जरूरी नहीं लग रहा है। तो जितने प्रश्न मुझे जरूरी लगे मैंने उनको हल कर दिया है। आप इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यदि कविता को आपको समझ में नहीं आई है कविता, तो उसके लिए आप मेरी कविता वाली वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।